जो क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला को लेकर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल सभी दोस्तों को बिल्कुल गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लेकर। देखना दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी में आज आपके पास में जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहने वाले हैं अपने राजस्थान में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान में थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, इसके अलावा यदि बात करें तो अपने पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले। बिल्कुल सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। बिल्कुल जी, देखिए दोस्तों आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, ध्यान देना। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को दोस्तों राजस्थान में झालावाड़ जिले से बीकानेर जिले की ओर जाना है तो कौन कौन से भौतिक प्रदेशों से उसको गुजरना है राजस्थान में, तो कौन कौन से भौतिक प्रदेशों से उसको गुजरना है। यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान में झालावाड़ से बीकानेर की ओर जाना है तो कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का अनुसरण करना है, इसको लेकर बात पूछी गई है। तो देखना दोस्तों, यदि बात करें अपने राजस्थान को लेकर, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में यदि बात करें मुख्य रूप से तो 4 भौतिक प्रदेश है। इन 4 भौतिक प्रदेशों के उप विभाजन किए गए हैं, उसको लेकर हम बात करें तो देखना अपने पास में ये दोस्तों अपना झालावाड़ जिला है, ये झालावाड़ जिला है, और इसके बाद में देखना ये अपने पास में झालावाड़ जिले का भाग है, और ये अपने पास में बीकानेर जिले का भाग है। यदि किसी व्यक्ति को उस झालावाड़ से बीकानेर की ओर आना है तो कौन कौन से भौतिक प्रदेशों से गुजरना है, उसको लेकर बात की गई है। तो देखना दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन दे रखा है, जैसे बोराट पठार का नाम लिख रखा है। अपने राजस्थान में बोराट पठार की स्थिति उदयपुर वाले क्षेत्र में रहती है। यहां अपने पास उदयपुर जिला है जो बोराट पठार है। इसके बाद में हाड़ौती पठार है, तो देखना इसके बाद 2 नंबर पर हाड़ौती दिया, इसका मतलब झालावाड़ से बोराट आकर हाड़ौती जाएगा। ये एक नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको झालावाड़ से बीकानेर की ओर इस क्रम में जाना है दोस्तों, और इस क्रम की ओर आगे बढ़ना है। तो इस क्रम में कौन कौन से भौतिक प्रदेश आएंगे वही आपका आंसर रहेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन की ओर यदि दोस्तों बात करें तो 2 नंबर की ओर ध्यान देना एक बार। मध्य माही बेसिन। अब यदि माही बेसिन की बात करें तो यहाँ दक्षिण में, अब झालावाड़ से माही बेसिन का कोई लेना देना नहीं है। माही बेसिन तो दक्षिण में बीकानेर की तरफ जाते हो तब माही बेसिन का भाग नहीं आता है, तो 2 नंबर ऑप्शन भी गलत है। फिर है विंध्य कंगार भूमि, बनास बेसिन और बोराट का पठार। इसमें ध्यान देना ये अपने पास में विंध्य कंगार भूमि का भाग है जो अपने राजस्थान में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले वाले भाग में आता है। इसके बाद में यहां पर बनास बेसिन का भाग है, और उसके बाद में दोस्तों दे रखा है आपके पास में बोराट पठार, ये भाग। तो मतलब इस क्रम में भी यदि आप जाते हो तो भी अपने पास बीकानेर वाला क्षेत्र नहीं आता है। इसके अलावा बात करें तो 3 नंबर भी नहीं होगा। फिर देखो हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। इस झालावाड़ के पास में, ये अपने पास में झालावाड़ जिले का भी जो भाग है वो भी एक हाड़ौती पठार का ही भाग है, हाड़ौती का जिला है झालावाड़। तो सबसे पहले हाड़ौती पठार में जाना पड़ेगा। इसके बाद में यहां पर दोस्तों बात करें तो बनास नदी का बेसिन होगा, और बनास नदी के बेसिन को लेकर बात करें तो उसके बाद में जो भाग आएगा वो अपने पास यहाँ मध्य अरावली का भाग आएगा। तो ये क्रम है जो आपका 4 नंबर ऑप्शन का है वो एकदम राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा, इसका कारण क्या है, तो देखना यहां से आपके पास में 1 नंबर पर हाड़ौती का पठार आएगा। हाड़ौती पठार के बाद में जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अपने पास बनास नदी बेसिन का भाग आएगा, और बनास नदी बेसिन के बाद में जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके पास मध्य अरावली का भाग आएगा, और मध्य अरावली के बाद में आप जैसे आगे बढ़ोगे तो बीकानेर वाला क्षेत्र आगे मिलेगा आपको। तो मुख्य रूप से ये जो क्रम है आपको झालावाड़ से यहाँ बीकानेर की ओर जाने के लिए वह 4 नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर माना जाएगा। डी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। टीना गमिती जी, पायल लबाना जी, प्रेरणा सोनी जी, मेनका टाबियार जी, पॉपुलर इंडियन जी, बिल्कुल शाबाश, सभी दोस्तों का अच्छा आंसर आया है। देखना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है
राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है। मतलब अपने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनका अलग अलग भागों में विभाजन कर दिया गया है, तो आपको दोस्तों करना क्या है, इनका जो क्रम है वो बताना है उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की ओर। यानी उत्तर से दक्षिण में अपने राजस्थान के ये जो भौतिक प्रदेश हैं इनका क्या क्रम है, ये क्रम दोस्तों आपको सुमेलित करके बताना है कि राजस्थान में उत्तर से यदि आप दक्षिण की ओर जाते हो तो कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का क्रम रहने वाला है। जी बिल्कुल बताइए। जितेंद्र कुमार मीणा जी, नवीन नागदा जी, पिंकी बिल्कुल शाबाश, कौशल अमेटा पोरस बिल्कुल, यामिनी पुरोहित जी बिल्कुल शाबाश, संतोष कटारिया, भीम सिंह गुजर, पिंकी, मिली चौहान, नवीन नागदा, ज्योति, उदय ग्रासिया, राहुल आहारी, दिलकुश कार्डी, चंदा मीना, अनिता कार्डी, सुगना मेघवाल जी बिल्कुल। देखिए अब जो आपके पास में ऑप्शन दे रखा है उसमें दोस्तों एक बार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर बात करें तो ध्यान देना, एक एक ऑप्शन को आप राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अनुसार रख के देख लेना। जैसे बात करें एक नंबर ऑप्शन को तो ध्यान देना, एक नंबर ऑप्शन में विंध्य कंगार भूमि का भाग यहां दे रखा है, फिर इसके बाद में लूणी बेसिन का भाग यहां पर है, फिर इसके बाद शेखावाटी का भाग यहां है। इसका मतलब एक नंबर ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि देखो यहां पर विंध्य कंगार है, फिर लूणी बेसिन, फिर अपने पास शेखावाटी, तो शेखावाटी उत्तर में आ गया वापस, इसका मतलब ये क्रम है वो गलत बन गया। दो नंबर बात करें तो लूणी बेसिन का भाग है दोस्तों, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में यदि हम दो नंबर ऑप्शन को रखकर बात करें तो यहां अपने पास लूणी बेसिन का भाग है, इसके बाद में विंध्य कंगार भूमि का भाग ये रहा अपने पास में, फिर अपने पास शेखावाटी की बात करें और फिर माई नदी की बात करें तो इसका मतलब ये क्रम भी गलत बन गया है, क्योंकि पहले तो अपने पास में माई नदी वाला बेसिन भी सबसे दक्षिण का भाग है, तो ये क्रम भी गलत है। 4 नंबर ऑप्शन की ओर आगे बढ़े तो देखना दोस्तों, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में यदि 4 नंबर ऑप्शन की ओर आगे बढ़े तो ध्यान देना 3 नंबर ऑप्शन में शेखावाटी प्रदेश दे रखा है जो यहाँ सीकर चूरू झुंझुनू का भाग है, विंध्य कंगार भूमि दे रखा है जो अपने पास में यहाँ पर है धौलपुर करौली सवाई माधोपुर का भाग है, लूणी नदी बेसिन दे रखा है जो अपने पास में जोधपुर जालोर पाली का भाग है, और माई नदी बेसिन दे रखा है जो आपके पास में दक्षिण का भाग माना गया है। तो इसमें यदि दोस्तों हम बात करें मुख्य रूप से तो 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, इसका कारण क्या है, तो आपको ध्यान देना, सबसे उत्तरी उत्तर दिशा में अपने पास में शेखावाटी प्रदेश आएगा, शेखावाटी प्रदेश के बाद में यदि बात करें तो विंध्य कंगार भूमि का भाग आएगा, विंध्य कंगार भूमि के बाद में यदि बात करें तो लूणी नदी बेसिन का भाग आएगा, और लूणी नदी बेसिन के बाद में भी बात करें तो माई नदी बेसिन का भी भाग आने वाला है। तो अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, देखो एक नंबर पर सबसे उत्तर में मतलब जाना भी आपको उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर है, ये आपका क्वेश्चन में बता रखा है। तो उत्तर दिशा में सबसे उत्तर में शेखावाटी प्रदेश है, फिर उसके बाद में विंध्य कंगार भूमि का भाग है, फिर उसके बाद में लूणी नदी बेसिन का भाग है, और फिर उसके बाद में माई नदी बेसिन का भाग है जो दक्षिण दिशा में स्थित है। इसमें दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। शांतनु जी, पिंकी जी बिल्कुल शाबाश, दिलकुश खाड़ी जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना, बसंती गमेती जी, किरण कठीक जी ध्यान देना, जमुना व्यास जी, मनीषा मीणा जी, पिंकी बिल्कुल ध्यान देना, भीम सिंह जी पॉपुलर भी बिल्कुल ध्यान देना। अब देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कर लेना है। मतलब अपना जो राजस्थान है इसके अलग अलग भौतिक प्रदेश बताए गए, जिसमें कुल मिलाकर बात करें तो 4 भौतिक प्रदेश है। अपने पास में थार मरुस्थल का भाग है, या फिर अरावली पर्वतमाला का भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, या फिर बात करें तो अपना हाड़ौती का प्रदेश है। इन 4 भौतिक प्रदेशों में आपको यह बताना है कि इसके बारे में जो बात बताई गई है उसमें से कौन सी सही है, मतलब सत्य कथन आपको बताना है और दिए गए कूट के अनुसार आपका आंसर बताना है। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, हाँ जी बिल्कुल जी, सुमित्रा गादरी, दिलकुश, जय श्रीदेव बिल्कुल ध्यान देना। अब देखो दोस्तों यदि बात करें मुख्य रूप से तो यहां पर एक एक कथन को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। एक नंबर पर दे रखा है, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश सीमांकित है। तो अब दोस्तों यहां से ध्यान आपको यह देना है कि यहां ये मुख्य सीमा भ्रंश नहीं है अपने राजस्थान में,
यहाँ महान सीमा भ्रंश है। मुख्य सीमा भ्रंश का जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट का भाग है वो अपने हिमालय वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपको महान सीमा भ्रंश मिलेगी, न कि मुख्य सीमा भ्रंश मिलेगी। इसकी जगह पर यदि दोस्तों महान सीमा भ्रंश लिखा जाता तो आपका आंसर सही माना जाता था। महान सीमा भ्रंश लिखा जाता तो आंसर सही होता था, लेकिन बात मुख्य सीमा भ्रंश की लिखी, इसका मतलब यह आंसर इसका गलत है। एक नंबर ऑप्शन ध्यान देना इसका गलत है। यदि बात करें दोस्तों 2 नंबर को लेकर, तो पश्चिमी रेतीले मैदान, मतलब बात करें तो अपना शुष्क मरुस्थल की बात हो रही है। हाँ, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट को लेकर बात हो रही है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% भाग है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है। अपना जो शुष्क मरुस्थल है इसे दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का भाग है। बालू का स्तूप युक्त वाले प्रदेश में मिट्टी के टीले ज्यादा पाए जाते हैं और मुक्त वाले में मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते। मुक्त वाला प्रतिशत 41.50% है और जो युक्त वाला प्रतिशत है वो अपने पास में 58.50% का भाग रहता है। तो बात करें अपने पास में तो शुष्क मरुस्थल कुल मिलाकर 100% भाग मान लिया गया, जिसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो मुक्त वाला प्रदेश है और एक युक्त वाला प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तर के विशाल मैदान को लेकर बात कर ले, या फिर बात करें तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, और इसके अलावा बात करें तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है अपने भारत का। इन दोनों का भाग माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों, ये पूर्वी मैदानी भाग अपना राजस्थान वाला अपने भारत में उत्तर के विशाल मैदान का भाग माना गया है, और अपना जो राजस्थान में हाड़ौती प्रदेश का भाग है ये अपने भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का भाग माना गया है। तो ये बात भी एकदम राइट। नेक्स्ट देखना, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना गया या अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है। कारण क्या है दोस्तों? जब इस अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में, इस प्री कैम्ब्रियन युग को लेकर यदि हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 2800 मीटर हुआ करती थी। आज वर्तमान में यदि दोस्तों अपनी अरावली की औसत ऊंचाई को लेकर हम बात करें तो 930 मीटर आपके पास में इसकी औसत ऊंचाई है। दोबारा ध्यान दे लेना एक बार, अरावली पर्वतमाला की जब उत्पत्ति हुई थी, जब इसकी औसत ऊंचाई थी, जो एवरेज हाइट थी वो आपके पास 2800 मीटर थी, और अभी वर्तमान में इसकी जो एवरेज हाइट है वो 930 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अरावली अपने वास्तविक रूप में नहीं है, 3 गुना कम ऊंचाई हुई है। इसका मतलब देखना आप लोग, वास्तविक रूप का मतलब आप ऐसा समझो कि आपके पास में जैसे गेहूं की बोरी है, अब एक गेहूं की बोरी में से यदि कुछ दाने गेहूं के गिर चुके हैं, इसका मतलब उस गेहूं की बोरी के अवशेष गिरे हैं। और यहां पर भी यदि बात करें तो 2800 मीटर की जगह आपने पास में 930 मीटर यदि अरावली का बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अरावली का एक अवशेष बचा हुआ है, और अवशेष होने की वजह से अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है। तो वर्तमान में अरावली अपने पास में अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जिसके लिए आपके पास में 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है माना जाएगा। बिल्कुल ध्यान देना, सभी दोस्तों का अच्छा आंसर आ रहा है। बिल्कुल जी, पिंकी जी, नवीन नागदा, उदय ग्रासिया, ज्योति, पॉपुलर इंडियन के मैदा, पिंकी, अनिल मैदा, बिल्कुल सभी का बहुत ही अच्छा आंसर आया है। देखना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन में अगले ने लिख रखा है कि कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इसमें लिख रखा है कि कौन सा गलत है वो आपको बताना है। बिल्कुल, पॉपुलर इंडियन जी जो टेलीग्राम चैनल है वो भी जीकेएस एकेडमी उदयपुर के नाम से बना हुआ है, बिल्कुल सर्च कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको ये चैनल की लिंक, अपने यहाँ पर चैनल की लिंक है वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जीकेएस एकेडमी उदयपुर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना है, बिल्कुल आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुगना जी, शांतनु, बिल्कुल, गायत्री, भीम सिंह जी, बिल्कुल, पिंकी जी, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना क्या है कि गलत कौन सा है, वही आपका उत्तर सही होगा। 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है और 3 सही है। जो गलत है वही आपको दोस्तों देख के बताना है कि कौन सा गलत है, और 3 सही है उसको आप रहने देना। देखना, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। 1 नंबर ऑप्शन आपके पास में यह है। 2 नंबर यह है उत्तर पूर्व मैदान, सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। 3 नंबर ऑप्शन ये है बालू का स्तूप मैदान, 33 सागर का अवशेष है।
4 नंबर है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग माना गया है। तो दोस्तों यदि बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर तो ध्यान देना, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली की प्राचीनतम होने का मतलब क्या हुआ कि अरावली अपने पास में है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब दोस्तों आज से 40 करोड़ वर्ष पहले अपनी अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है और उस समय अवधि को दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन देखना दोस्तों, उत्तरी पूर्वी जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, यह कह रहा है कि सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों इसको लेकर यदि बात करें तो इस मैदान में जो सर्वाधिक योगदान है वो अपने पास में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का रहा है। तो ये मैदान है वो उत्तर का विशाल मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान माना गया है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहलाता है। ध्यान देना, सिंधु नदी मैदान नहीं कहलाया जाएगा। अपने पास में दोस्तों इसकी जगह पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी होना चाहिए था। 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी बालू का स्तूप है वो तेतीस सागर का अवशेष है। बिल्कुल दोस्तों, अपना जो थार मरुस्थल है ये तेतीस सागर का अवशेष है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो राजस्थान में जैसलमेर जिले में जो कुलदरा नाम का गांव है वहां से हमको मछली के कंकाल के अवशेष मिले। राजस्थान के जैसलमेर में आकल गांव में आकलवुड फोसिल्स पार्क स्थित है, जिसे जीवाश्म काष्ठ पार्क के नाम से जानते हैं। राजस्थान में यदि बात करें तो अपने जैसलमेर वाले क्षेत्र में डायनासोर के अवशेष मिले। और इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ से अवसादी परत के अवशेष मिले। मतलब अवसादी परत है वो दोस्तों एक अपने समुद्री भागों में पाई जाने वाली परत है जो नदियों के द्वारा ले जाए गए अवसाद से निर्मित होती है। इसके अलावा यदि दोस्तों बात करें तो खारे पानी के अवशेष के रूप में हमको यहाँ पर माइकासिस्ट नाम की चट्टान के अवशेष भी मिले। हम ये कह सकते हैं कि मरुस्थल की जगह पहले बहुत ही बड़ा सागरीय भाग हुआ करता था, जिसकी वजह से दोस्तों इसको हम 33 सागर के अवशेष के रूप में मानते। बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है अपने राजस्थान का, ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड को लेकर बात करें तो अपनी धरती का सबसे प्राचीनतम जो भूखंड माना गया है वो गोंडवाना लैंड है। और इसी गोंडवाना लैंड के द्वारा अपने भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग बना है। और उसी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो भाग है वो अपने मध्य प्रदेश का मालवा पठार है। और इसी मालवा पठार के उत्तर पूर्व का जो विस्तार है वो अपने राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है। इसमें दोस्तों हाड़ा वंश के शासकों की वजह से हम इसको वर्तमान में हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अपना राजस्थान का जो हाड़ौती पठार है इसमें प्राचीन समय में हाड़ा वंश के शासक रहा करते थे, इसकी वजह से हम लोग इसको हाड़ौती का पठार भी जानते। इसकी वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जो अपना उत्तर का अपना राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग है ये सिंधु नदी का अवशेष नहीं होकर अपने पास में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का अवशेष माना गया है। तो इसके लिए 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट है आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? अपना जो राजस्थान में थार मरुस्थल है इसकी मुख्य विशेषता क्या है यह आपको देखना है। अति शुष्क दशाएं हैं, तापमान अतिरेक है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा है, कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण है। देखना, अपना जो राजस्थान में थार मरुस्थल है इस मरुस्थल की कौन सी विशेषता है, ऐसा करके दोस्तों आपसे ये बात पूछी गई है। भीम सिंह जी बिल्कुल ध्यान देना, शांतनु जी मोटिवेशनल नॉलेज, उदय गरासिया, जय श्रीदेव, किरण खटीक, पूजा चौधरी, महेंद्र बाठी, बिल्कुल भीम सिंह जी बिल्कुल दोस्तों ध्यान देना। क्या इसका आंसर होने वाला है? राहुल आहारी बिल्कुल बताइए क्या इसका उत्तर एकदम सही होने वाला है? कौशल अमेटा, संतोष कटारिया, अनिता खार्डी, श्रीदेव बिल्कुल शाबाश, पूजा चौधरी बिल्कुल जी। नवीन नागदा जी कह रहा है कि अतिरेक टेम्परेचर क्या होता है? अतिरेक टेम्परेचर का मतलब होता है नवीन जी कि यहाँ के दिन तो बहुत ही ज्यादा गर्म है और रात बहुत ही ज्यादा ठंड है। तापमान में जो अंतर है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, उसे हम अतिरेक कहते हैं। मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है दिन बहुत ही ज्यादा गर्म देखने को मिलते हैं और यहाँ की जो रात है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी देखने को मिलती है। इसे मेरे दोस्त अतिरेक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये अतिरेक की विशेषता भी अपने मरुस्थल में है या नहीं है, ऐसा करके हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। जितेंद्र कुमार मीणा जी एक बार ध्यान देना मेरे दोस्त, दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, कहां पर गलती हो रही है उसमें सुधार करना। यामिनी पुरोहित जी, सुगना मेघवाल जी, किरण खटीक जी, परवीन गरासिया जी, नवीन नागदा जी बिल्कुल जी, नवीन जी जी बिल्कुल, अरबाज खान जी बिल्कुल सभी सही है अरबाज जी।
अब देखना दोस्तों, कविता नागदा जी, जमुना व्यास जी, देखना अति शुष्क दशाएं, मतलब मरुस्थल वाले क्षेत्र में हम दोस्त बात करें तो मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये अपने जैसलमेर में सम नाम की जगह आपने सुनी होगी। 10 सेंटीमीटर सबसे कम बारिश होती है, इसका मतलब अति शुष्क है। शुष्क का मतलब तो होता है दोस्त 25 सेंटीमीटर तक का भाग, लेकिन 25 से भी कम बारिश हो रही है वो तो अति शुष्क। अति शुष्क का मतलब शुष्क से भी ज्यादा शुष्क है, मतलब सूखे हुए भाग से भी ज्यादा सूखा हुआ भाग माना गया है। के अलावा तापमान का अतिरेक, मतलब दिन बहुत ज्यादा गर्म है और रात बहुत ही ज्यादा ठंडी है, ये मरुस्थल की विशेषता मिलती है आप लोगों को। इसके अलावा न्यून औसत वार्षिक वर्षा, मतलब जो 12 महीने में बारिश होती है वो न्यून का मतलब है दोस्त कम, तो यहाँ पर 12 महीने की जो वर्षा है वो भी क्या है अपने पास में कम हो रही है। इसके अलावा कम तथा छित्रा व वनस्पति आवरण, मतलब यहाँ की वनस्पति है जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या है दोस्त कम है। छित्रा होने का मतलब होता है ये विरल है। चित्रा का मतलब होता है दोस्तों विरल है, विरल का मतलब बहुत ही ज्यादा दूरी पर पेड़ पौधे पाए जाते। और दूसरी बात कम का मतलब बहुत ही कम है। तो ये चारों विशेषता मेरे दोस्त अपने राजस्थान में थार मरुस्थल की देखने को मिलती है। इसके लिए 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर है, मान लिया जाएगा। बिल्कुल शाबाश। देखना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। अपना जो राजस्थान है इसके थार के मरुस्थल में अनेक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिनमें दोस्तों एक बार मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से बालू का स्तूप अपने पास में। आप इसका एक बार आंसर बताइए। जैसे बरखान नाम का बालू का स्तूप भी आपके पास में है, जैसे सीप नाम का बालू का स्तूप है, जैसे दोस्त अनुदेरीय नाम का बालू का स्तूप है आपके पास में, जैसे बात करें तो अनुपरस्त नाम का बालू का स्तूप है। इसके अलावा बात करें तो पैराबोलिक नाम का बालू का स्तूप भी आपके पास में है। इसके अलावा बात करें तो स्क्रब काफीज बालू का स्तूप आपके पास में है। तारा स्तूप बालू का स्तूप भी आपके पास में है। अवरोधी बालू का स्तूप भी दोस्तों आपके पास में है। इसके अलावा बात करें तो नेटवर्क बालू का स्तूप भी आपके पास में है। ये सब के सब क्या है मेरे दोस्त, अपने राजस्थान के थार मरुस्थल में पाए जाने वाले मिट्टी के टीले। अब यहां से क्या ध्यान देना है आपको कि इसमें यह पूछा है कि अर्धचंद्राकार मिट्टी के टीले। अर्धचंद्राकार का मतलब दोस्त इस प्रकार के जो मिट्टी के टीले होते हैं जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार के समान होती है, यानी इसको हम कटोरे नुमा या प्याले नुमा भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्धचंद्राकार को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही दोस्त हमें कटोरे नुमा का नाम दे सकते हैं और इसे ही हम लोग प्याले नुमा का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अर्धचंद्राकार के समान ही कटोरा होता है और इसके समान ही प्याला होता है। तो कटोरे नुमा और प्याले नुमा भी हम इसको कह सकते हैं। देखना क्या पूछा गया है कि इसके समान आकृति वाला मिट्टी का टीला कौन सा है। तो पहली बात तो सम नाम का कोई टीला नहीं है, रण नाम का कोई टीला नहीं है, खड़ीन नाम का भी कोई टीला नहीं है। टीला एक है आपके पास में बरखान, और ये जो बरखान मिट्टी का टीला है दोस्त ये आपको ज्यादा मिलता है अपने राजस्थान में शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश में भी दोस्त बात करें तो अपने राजस्थान में जो शेखावाटी का चूरू जिला है, इस चूरू जिले का जो बालेरी गांव है वो इस बरखान बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये बरखान राजस्थान में सबसे ज्यादा विनाशकारी बालू का स्तूप होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक बालू का स्तूप होता है, सबसे ज्यादा गतिशील बालू का स्तूप भी माना गया है। तो दोस्त बात करें मुख्य रूप से तो बरखान नाम का जो मिट्टी का टीला है अपने राजस्थान में, ये शेखावाटी में चूरू जिले के बालेरी गांव में ज्यादा मिलता है और इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। तो अर्धचंद्राकार आकृति वाला ये बरखान है, ये एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और दूसरे जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहली बात तो ये कोई मिट्टी के टीलों के नाम भी नहीं है,
लेकिन बात करें सम को लेकर तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम है। यदि बात करें दोस्तों रण को लेकर तो दलदली लवणीय भूमि का जो भाग है वो रण है। खड़ीन को लेकर बात करें तो जैसलमेर में पालीवाल जाति के ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि होती है उसे दोस्त खड़ीन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो तीन ऑप्शन है वो बालूका स्तूपों से संबंधित नहीं है। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मीलाल जी गायरी जी बिल्कुल धन्यवाद। कन्याकुमारी जी बिल्कुल, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। निशा वेद जी गुड इवनिंग बिल्कुल जी। प्रेरणा सोनी जी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मोटिवेशनल बिल्कुल शाबाश, अच्छा आंसर है। देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, ध्यान देना एक बार। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब दोस्त आपको करना क्या है, जो आपके पास में ऑप्शन दे रखा है इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ध्यान देना, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से आपको बात बतानी है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा था ये क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है दोस्त। सही है ऐसा नहीं देखना आपको, आपको देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहां पर असत्य कथन देखना है। दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है टाइप करने में। यहां पर दोस्तों नहीं है ऐसा करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना दोबारा। यहां पर सही नहीं है मतलब कौन सा कथन सही नहीं है वो आपका आंसर होगा। एक नंबर ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है। बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तान में ये सब के सब जिले आते हैं। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग का लगभग 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 60% हमारे द्वारा 61% है। यहां लगभग 50% भूभाग बताया है। लगभग का मतलब दोस्तों 61% इसका मान लो आप लोग, है ना। ये भी इसका सही आंसर है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये बात दोस्तों इसकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजस्थान का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अपना थार मरुस्थल है, ये अपने देश भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्त, याद रखना। अब आप कहोगे कि सर ये 50% थोड़ी है, हमें तो ये बताया गया था 61%। तो मेरे दोस्त यहाँ लगभग लिख रखा है, इसकी वजह से इसके आसपास की संख्या इसमें सही माननी पड़ेगी। नेक्स्ट देखना, राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल यानी गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है तथा यहाँ पर तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें दोस्तों वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। राजस्थान में जैसलमेर जिले का सम गांव है जहां पर वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है मेरे दोस्ती, कम होती है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है जिसमें बता रखा है कि राजस्थान का मरुस्थल भारत का तीसरा बड़ा मरुस्थल है, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि राजस्थान में थार मरुस्थल से भी 2 बड़े मरुस्थल होने चाहिए भारत में, लेकिन भारत में तो अपना मरुस्थल ही सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका मतलब ये तीसरा नहीं होकर पहला सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका एकदम गलत ऑप्शन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। देखना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है। ड्यून मुक्त ट्रैक क्या होता है? ये दोस्तों अपने धरातलीय भाग की चट्टान का रूप है जहां पर हमको अवसादी प्रकार की परत मिलती है। इस अवसादी प्रकार की परत में दोस्तों बात करें तो हम लोगों को ईंधन खनिज की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। ईंधन खनिज में भी यदि हम बात करें तो अपने राजस्थान वाले मरुस्थल में एक तो खनिज तेल बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो दोस्त अपने पास में प्राकृतिक गैस की मात्रा अपने मरुस्थल में सर्वाधिक प्राप्त हो रही है। प्राकृतिक गैस को लेकर बात की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो हमें यहाँ से दोस्तों कोयले की भी प्राप्ति होती है। ये प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, ये ईंधन खनिज होता है।
इसी ईंधन खनिज को दोस्तों जीवाश्म खनिज के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही हम लोग जीवाश्म खनिज कहते हैं। तो ईंधन खनिज ही जीवाश्म खनिज कहलाता है। ये अपने राजस्थान के थार मरुस्थल में ज्यादा मिलता है। तो ये ड्यून मुक्त ट्रैक है वो है कहाँ, तो दोस्तों ये ड्यून मुक्त ट्रैक है वो देखना जैसलमेर जिले में है, बीकानेर में है, फलोदी में है और जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान में। तो 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो इसका एकदम राइट आंसर बनेगा। ड्यून मुक्त ट्रैक झुंझुनू में नहीं है, जयपुर में नहीं है, श्री गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में नहीं है। अब देखना जोधपुर में पहले मतलब फलोदी था तब थी लेकिन अब नहीं है, शेखावाटी वाले भाग में भी नहीं मिलेगी, जयपुर में नहीं है और अपने पाली में नहीं है, बाड़मेर में कुछ भाग इसका है। तो यहां पर दोनों जिलों नहीं होने की वजह से गलत हो गया। तो अपने पास में दोस्तों ये जो 4 नंबर ऑप्शन है जो अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा का भाग है, अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब है पाकिस्तान की साथ में लगने वाली सीमा का भाग, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, सही कथन का चयन करना है। अनुपरस्थ बालूका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। अवरोधी बालूका स्तूप पुष्कर में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालूका स्तूप मुक्त जिला है। आपको ये बताना है दोस्तों कि इसमें गलत कौन सा है, इसमें गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखना अनुप्रस्थ बालूका स्तूप के बारे में दे रखा है, मतलब ये चूरू और झुंझुनू दोनों जिलों में मिलेगा। अवरोधी बालूका स्तूप पुष्कर में मिलेगा आपको, और जोधपुर जिला है वो बालूका स्तूप मुक्त जिला है, ऐसा लिख रखा है, आपको बताना है। बताइए। हाँ बिल्कुल, चट्टानी बाघ को ही कहते हैं ड्यून मुक्त, बिल्कुल बिल्कुल पॉपुलर इंडियन, बिल्कुल शाबाश। जुरेसिक और योसिन युग की चूनायुक्त चट्टानी मिलती है, सही है। तो क्या सही है दोस्तों, इसका ध्यान देना। राजस्थान में दोस्तों जोधपुर जिला वह जिला है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सभी प्रकार के क्या मिलते हैं आपको, सभी प्रकार के बालू का स्तूप है। ये सब के सब आपको किस जिले में मिलेंगे, तो ये दोस्त आपको अपने राजस्थान में जोधपुर जिले में मिलेंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान दे लेना है, जोधपुर से अलग कर दिया फलोदी तो साथ में फलोदी को भी ले लेना है। जोधपुर और फलोदी दोनों ही सही करने हैं। इसके प्रकार, इसके अलावा सर्वाधिक बालू का स्तूप, यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या में सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो कहाँ है, तो सबसे ज्यादा बालू का स्तूप है दोस्तों वो है अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले में। सभी प्रकार के तो आपको दोस्त मिलेंगे वो जोधपुर में मिलेंगे, और सभी प्रकार के तो जोधपुर और फलोदी में रहेंगे, और सबसे ज्यादा है वो अपने जैसलमेर में मिलेगी। अब 3 नंबर बात में क्या कह रखा है कि जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है। अब भाई सभी प्रकार के मिट्टी के टीले हैं वो मुक्त कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जोधपुर तो बालू का स्तूप मुक्त नहीं होकर क्या होना चाहिए था दोस्तों, युक्त होना चाहिए था। मुक्त लिखा, इसका मतलब गलत लिख रखा है, इसलिए हमारे लिए 1 और 2 नंबर सही होगा, जिसके लिए 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही आंसर है, बिल्कुल ध्यान देना जी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है। लाठी फॉर्मेशन का मतलब क्या है दोस्तों, पहले तो इसके बारे में आपको समझना है। लाठी फॉर्मेशन क्या है, तो दोस्त ये अपने पास में लाठी सीरीज क्षेत्र की बात हो रही है। लाठी सीरीज क्षेत्र को लेकर ये बातें की जा रही है। लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है दोस्त, तो ये अपने राजस्थान में भूगर्भीय जल पट्टी का भाग है, और ये जो भूगर्भीय जल पट्टी है इसको दोस्त लाठी सीरीज कहते हैं। ये किसका अवशेष है, तो ये दोस्त प्राचीन समय में वेदों की सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी सरस्वती नाम की नदी, उसी सरस्वती नदी का अवशेष है। यदि दोस्त बात करें इस लाठी सीरीज को लेकर तो ये कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान देना है
ये पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार है अपने राजस्थान में। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ याद रखना है। यदि दोस्त इसकी लंबाई यदि आपको अपने राजस्थान में पूछ ली जाए तो इसकी लंबाई है वो 60 किलोमीटर आपको याद रख लेनी है। इसमें दोस्तों याद रखना है एक चांदन नाम का नलकूप स्थित है और इस चांदन नलकूप को दोस्त हम अपने राजस्थान में थार का गढ़ा कहते हैं। तो थार का गढ़ा है वो भी अपना लाठी सीरीज का ही भाग है। इसके अलावा दोस्त आपको ध्यान देना है लाठी सीरीज वाले में एक घास होती है जिसे हम सेवण घास के नाम से जानते हैं। इस सेवण घास को काटने के बाद दोस्तों लिलोण घास के नाम से जानते हैं, मतलब स्थानीय भाषा में लिलोण कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्त लसीयूस सीडेकुस है, ये भी आपको ध्यान दे लेना है। लसीयूस सीडेकुस इसी का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा दोस्त इस घास में एक सांप मिलता है जिसका नाम पीवना सर्प है। पीवना सर्प दोस्तों सांस पीने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम पीवना सर्प के नाम से जानते हैं। इसी जगह दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण पक्षी मिलेगा आपको। ये जो गोडावण पक्षी है दोस्त इसको लेकर बात करें तो इसका नाम है वो आर्कियोटिस नाइग्रेसिस रखा गया है। आर्कियोटिस नाइग्रेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान दे लेना है। और इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों तो इसी गोडावण पक्षी को दोस्त हम शर्मिला पक्षी के नाम से भी जानते हैं। इसे शर्मिला पक्षी कहते हैं। इसे दोस्तों माल मोरडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी गोडावण पक्षी को हम लोग गूगन मेर के नाम से भी जानते हैं। इस गोडावण पक्षी की बात करें तो इसे हम लोग सोहन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। इसे सोहन चिड़िया भी कहते हैं। दोस्त बात करें गोडावण की तो वर्तमान में ये विलुप्त होने की कगार पे है, इसलिए इसका नाम IUCN नाम की बुक में लिख दिया गया है। ये IUCN नाम की जो संस्था है ये दोस्त एक रेड डाटा बुक जारी करती है और ये रेड डाटा बुक है ये इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की संस्था है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस संस्था की स्थापना दोस्तों 1948 को की गई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये 9 प्रकार की बुक जारी करती है जिसमें से एक बुक है जिसका नाम रेड डाटा बुक है। इस रेड डाटा बुक में दोस्तों जो विलुप्त होने वाले वन और वन्य जीव और वनस्पति है उसका नाम लिखा जाता है। तो हमारे पास में ये पूछा गया है कि ये जो लाठी सीरीज है ये किस समयावधि की है, तो ये जुरेसी कालीन है दोस्त, याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन आपका बहुत ही अच्छा आंसर होगा। बिल्कुल मोटिवेशनल नॉलेज ध्यान देना। पूजा चौधरी जी, किरण खटीक जी शाबाश, लाली पंचाल, बसंती कमेटी, शांतनु बिल्कुल शाबाश, सुगना मेघवाल जी, कल्पेश मीणा जी बिल्कुल शाबाश जी, बिल्कुल कल्पेश जी लीजिए। पॉपुलर इंडियन बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा आंसर लिखा है। जुरेसी काल की है जो 200 से 145 मिलियन वर्ष पहले की बात है। बिल्कुल 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 भावेश सोलंकी जी बिल्कुल, राम राम जी, राम राम। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, मतलब अपनी जो अरावली पर्वतमाला है ये अपने थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। 2 नंबर बात है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। 3 नंबर बात है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। 4 नंबर बात है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में संपन्न है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। दोस्तों इसमें जो सही है वही आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, यह जो अपना राजस्थान है इस राजस्थान में दोस्त ध्यान देना कि यहां पर अपने पास में जो अरावली पर्वतमाला है
अब ये इस अरावली का पश्चिमी भाग वो अपना मरुस्थल है। इस मरुस्थल का इधर दोस्त ये पूर्वी विस्तार है जिसको अपनी अरावली पर्वतमाला रोकने का कार्य करती है। बिल्कुल 1 नंबर कथन इसका सही होगा। सभी प्रकार की नदियों का उद्गम अरावली से होता है, बिल्कुल गलत बात है दोस्त। राजस्थान में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम अरावली पर्वतीय प्रदेश से नहीं होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि अरावली के पूर्व दिशा में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इस अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका मतलब अरावली राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा के आधार पर विभाजित करती है। तो राजस्थान की बारिश है वो अरावली से प्रभावित होती है। इसने लिखा है कि नहीं होती है, इसका मतलब ये बात भी इसने गलत लिख रखी है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में संपन्न है, बिल्कुल अपना अरावली है वो धात्विक खनिजों में संपन्न है, जिसकी वजह से अरावली को दोस्त राजस्थान का अजायब घर भी कहते हैं। वैसे बात करें भारत में तो राजस्थान को भारत का अजायब घर कहते हैं, लेकिन बात राजस्थान में कर ली जाए तो अरावली राजस्थान का अजायब घर कहलाती है। कारण क्या है, अरावली में आपको धात्विक खनिजों में लोहा मिलता है, सोना मिलता है, तांबा मिलता है, चांदी मिलता है तांबा मिलता है, चांदी मिलती है। इसके अलावा बात करें तो अरावली में मैग्नीज मिलता है। अरावली में दोस्त टंगस्टन की मात्रा मिलती है। अरावली में बात करें तो सीसा दस्ता मिलता है। ये सब के सब दोस्त जो धात्विक खनिज है ये सब के सब अपनी अरावली में मिलते हैं। इसका मतलब ये अरावली धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, ये बात भी सही है। तो 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसके लिए दोस्त 4 नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर माना जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। बिल्कुल शाबाश, अच्छा आंसर दिया है खुशबू कंवर जी, जमुना व्यास, किरण खटीक, उदय ग्रासिया, मोटिवेशनल नॉलेज, राहुल आहारी, किरण पूजा, बिल्कुल लाली पंचाल जी, बिल्कुल शाबाश, अच्छा आंसर दिया। देखना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1 नंबर कथन और 2 नंबर कारण बता रखा है। कथन में लिख रखा है अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। मतलब अरावली का जो पूर्वी ढाल है जो राजस्थान में पूर्वी मैदान की ओर है और उस पूर्वी ढाल पर वनस्पति ज्यादा भी है, सघन भी है और ऊंचाई पर भी है। 3 बात बता रखी है। किधर बता रखी है, राजस्थान के मैदान की ओर बता रखी है, क्योंकि अरावली का पूर्वी ढाल राजस्थान में पूर्वी मैदान की ओर है और वहीं पर वनस्पति सघन भी है, ऊंचाई पर भी है और ज्यादा भी है। तीनों बात बता रखी है। कारण देखना दोस्त क्या बता रखा है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है तथा पश्चिमी ढाल की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। मतलब पूर्वी ढाल है वो मानसून की बारिश ज्यादा प्राप्त करता है, इसकी वजह से वनस्पति ज्यादा है, वनस्पति सघन है और वनस्पति बहुत ऊंचाई पर है। 3 बात का ध्यान देना। क्या बता रखा है, पहले 1 नंबर कथन देखना। कथन में लिख रखा है कि अरावली राजस्थान में है, इसका ये जो पूर्वी ढाल है वो अपने पूर्वी मैदान की ओर है और इस मैदान की ओर राजस्थान में ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल सही बात है। बारिश ज्यादा होने की वजह से वनस्पति सघन होगी, यह भी सही बात है। बारिश ज्यादा होने की वजह से वनस्पति अधिक होगी, यह भी सही बात है। बारिश ज्यादा होने की वजह से वनस्पति ऊंचाई तक भी पाई जाएगी, ये बात भी सही है। अब किसकी वजह से हुई दोस्तों, ज्यादा वर्षा की वजह से। तो 1 नंबर कथन कह रहा है कि वनस्पति सघन है, ऊंचाई पर है और अधिक है। 2 नंबर कहता है कि बारिश ज्यादा होती है, इसकी वजह से है। तो दोनों ही बात आपस में कनेक्ट हो रही है, क्योंकि अधिक वर्षा नहीं होती तो वनस्पति ज्यादा नहीं होती, सघन नहीं होती और ऊंचाई पर भी नहीं होती।
ज्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से ये पूर्ण रूप से 1 नंबर 2 नंबर का अनुसरण कर रहा है। देखना, 1 नंबर भी सही है क्योंकि पूर्वी ढाल पर बारिश सही ज्यादा है और वनस्पति भी ज्यादा है। 2 नंबर भी सही है क्योंकि यहाँ पर बरसात की मात्रा भी ज्यादा है। तो क्या लिख रखा है, ए ओ आर दोनों सही है, किंतु आर की आंशिक व्याख्या करता है। दोस्तों, आंशिक व्याख्या नहीं करता है, ये पूर्ण व्याख्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि ज्यादा बारिश होगी वहीं पर सघन वनस्पति मिलेगी, ज्यादा बारिश होगी वहीं पर ऊंचाई पर वनस्पति मिलेगी, और ज्यादा बारिश होगी वहीं पर ज्यादा वनस्पति मिलेगी। तो 1 नंबर पर तो कह रहा है कि वनस्पति ज्यादा है, वनस्पति सघन है, वनस्पति ऊंचाई पर है। 2 नंबर कह रहा है कि इसका कारण बारिश का अधिक होना है। यही तो बात है। तो बारिश अधिक होने की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये आंशिक नहीं होकर पूर्ण व्याख्या होता है। देखना, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। बिल्कुल पूर्ण व्याख्या करता है दोस्त, ये पूर्ण व्याख्या करता है। इसका मतलब है ये आर कहता है कि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है और बारिश ज्यादा होने की वजह से वनस्पति भी ज्यादा है। वनस्पति ज्यादा है, इसका मतलब सघन वनस्पति है। सघन वनस्पति है, वो ऊंचाई तक भी देखने को मिलती है। तो कई कारण हो सकते हैं दोस्त, इसके लिए हमारे पास ए और आर दोनों ही सही होगा और ये पूर्ण व्याख्या वाला आंसर है वो इसका राइट आंसर है। मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखना दोस्ती, सुमेलित करना है। एक तरफ यहां पर चोटियां लिख रखी है, रघुनाथगढ़, शेर, जरगा और जयगढ़। इधर दोस्त जिले लिख रखे हैं, सिरोही, सीकर, जयपुर और उदयपुर। आपको दोस्त ये बताना है कि कौन सी चोटी कौन से जिले में स्थित है, ये आपका आंसर सही होगा। तो इसमें देखना, एक बार मैं बता देता हूं, जैसे गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, तारा बेरू बाबा। ये अपनी अरावली की चोटियां है दोस्त। तो इसमें आपको अरावली की चोटियों को कैसे याद रखना है। गुरु का मतलब होता है दोस्त गुरु शिखर, से का मतलब होता है शेर, दिल का मतलब होता है दिलवाड़ा, जरा मतलब जरगा नाम की चोटी है, आग का मतलब अचलगढ़ नाम की चोटी है, कै का मतलब कुंभलगढ़ नाम की चोटी है, रे का मतलब रघुनाथगढ़ नाम की चोटी है, खो का मतलब खो नागुरियन नाम की चोटी है, तारा मतलब तारागढ़ नाम की चोटी है, पेरू का मतलब बहरांच नाम की चोटी है, बा का मतलब बाबाई चोटी है और बा का मतलब है बेराट चोटी। अरावली की ये चोटियां है दोस्तों, क्रम के अनुसार चोटियां है। ये अधिक से कम की ओर चोटियां बताइए मैंने आपको। अधिक से कम की ओर का मतलब है दोस्त, इन चोटियों का मैंने आपको जो क्रम बताया है वो अवरोही क्रम बताया है, अवरोही क्रम बताया है। यहां देखना जिले कौन कौन से हैं, ऐसा पूछा है तो रघुनाथगढ़ सीकर में है, 2 नंबर इसके लिए सही हो जाएगा। शेर नाम की चोटी सिरोही में है, 1 नंबर इसके लिए सही होगा। दरगाह नाम की चोटी उदयपुर में है, 4 नंबर इसके लिए सही होगा। जयगढ़ नाम की चोटी जयपुर में है, 3 नंबर इसके लिए सही हो जाएगा। तो 2 1 4 3 है, 2 1 4 3, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल हिस्ट्री की क्लास इससे पहले हुई थी,
ध्यान देना, हिस्ट्री की जो क्लास है दोस्तों वो इससे पहले हुई है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखना दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में है, सुमेलित करना है। एक तरफ पहाड़ियां लिख रखी है, दूसरी तरफ उसकी पर्वतमाला लिख रखी है। आपको सुमेलित करके बताना है दोस्तों कि कौन सी पहाड़ी कौन सी पर्वतमाला पे, ऐसा करके आपको इसके बारे में बतानी है। यह आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी पर है, ये आपको सुमेलित करके बताना है। बिल्कुल जी बताइए। बताइए दोस्तों क्या सही होगा। बताइए। देखना बिलाली, अब अच्छा यहां पर यदि आप चाहो तो 4 नंबर ऑप्शन है वो भी उत्तरी अरावली का लगा सकते हो। आप कहोगे कि सर ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ दोस्ते, इसमें 2 चोटियां है वो उत्तरी अरावली की लिखी गई है। अब उत्तरी अरावली की 2 चोटियां हैं तो उत्तरी अरावली को 2 बार सुमेलित कर लेना हमें। उत्तरी अरावली को 2 बार सुमेलित करना है दोस्तें। बिलाली नाम की चोटी अलवर में है और ये उत्तरी अरावली की चोटी है। नागपाणी नाम की चोटी है, ये अपने उदयपुर में दक्षिणी अरावली की चोटी है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की चोटी है और नाग पहाड़ मध्य अरावली की चोटी है। देखना कैसे सुमेलित करना है। बिलाली उत्तरी अरावली की मतलब 3 नंबर, नागपाणी दक्षिणी अरावली की 2 नंबर, रघुनाथगढ़ में वापस नहीं दे रखा है 4 नंबर, तो इसको भी आप 3 मान के ही सही कर सकते हो। और नागपाड़ है वो 1 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा, 3 2 3 1 कहाँ है, तो यहां पर भी 3 2 3 1 नहीं है, यहां पर भी 3 2 3 1 नहीं है, लेकिन देखो 3 2 3 1 मतलब 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, अच्छा आंसर आया। जमुना व्यास, शांतनु, कान्या कुमारी जी मोटिवेशनल, बिल्कुल शाबाश। सुगना मेघवाल, फुली कुमारी जी, शांतनु, पॉपुलर इंडियन, निशा वेद, यामिनी पुरोहित, उदय ग्रासिया, बिल्कुल अच्छा आंसर है। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, ये ऑप्शन अगले ने नहीं लिखा। ये नहीं लिखा तो 3 नंबर के साथ में 2 चोटियों को सुमेलित कर लेना था हमें। एक तो बिलाली क्योंकि ये भी उत्तरी अरावली की थी, और एक रघुनाथगढ़ ये भी उत्तरी अरावली की थी। यदि वो 4 नंबर लिखता तो ऐसा आंसर बनता, और नहीं लिखा इसलिए वो आपके पास 3 2 3 1 ही सही करके आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल देखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब दोस्तों यहां पर आपके पास में 4 चोटियां बता रखी हैं। चारों चोटियों का आपको ऊंचाई पता है, चारों चोटियों की ऊंचाई पता है, तो मेरे दोस्त इसको आप अवरोही क्रम में बता दोगे। नहीं पता है तो मुश्किल है। इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है दोस्तों। चारों की ऊंचाई पता होता है तभी जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होता है। देखना, एक तो मेरे दोस्त आपके पास में एग्जाम में अवरोही क्रम पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है आरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है दोस्त घटता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है दोस्त बढ़ता क्रम। इसका मतलब है बढ़ता क्रम होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस घटता क्रम और बढ़ता क्रम ये दोनों क्रम हैं, इसके अनुसार आपको बताना है। यहां पर एग्जाम में इस क्वेश्चन में दोस्त आपके अवरोही क्रम लिख रखा है, इसका मतलब दोस्त इस क्वेश्चन के अनुसार ही आपको घटता क्रम बताना है। घटता क्रम कब बता होगा मेरे दोस्त, जब आपको इनकी ऊंचाई के बारे में, जैसे मैं एक बार ऊंचाई बताऊं, कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है,
दरगाह की ऊंचाई 1431 मीटर है, डोनिया डूंगर की ऊंचाई 1183 मीटर है, कमलनाथ की ऊंचाई 1001 मीटर है। तो अब देखना दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा ऊंचाई की चोटी है वो 2 नंबर की रही है, मतलब दरगाह की। इसके बाद में कुंभलगढ़ वाली रही है 1 नंबर। इसके बाद दोनिया डूंगर रहा है 3 नंबर। इसके बाद कमलनाथ रहा है 4 नंबर। तो 2 1 3 4 आपका एकदम सही आंसर बनेगा। 2 1 4 3 आपका एकदम सही आंसर बनने वाला है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 सी नंबर ऑप्शन दोस्त आपका एकदम, सॉरी 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका सही आंसर बनेगा। मतलब दोस्त 1 नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होगा। 1 नंबर सही है, बिल्कुल बिल्कुल। किरण कटीक जी, जमुना व्यास जी, फुली कुमारी, लाली पंचाल जी, बसंती गमेती जी, विकास कुमार जी, सर्जिकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम थे। बिल्कुल विकास जी, कोशिश की जाएगी। अभी आधे घंटे के लिए करंट अफेयर लेके आ रहे हैं, जिसमें कम से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जाएगी। दुर्गेश मीणा जी, बिल्कुल शाबाश। राहुल आहारी, सुगना मेघवाल। सुगना जी एक बार ध्यान देना, ऊंचाई पता होना जरूरी है, तभी जाकर ये कंफ्यूज दूर होगा। दुर्गेश मीणा जी बिल्कुल शाबाश। यामिनी पुरोहित, बहुत कंफ्यूज होता है सर। बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए केवल और केवल आपको ऊंचाई याद रखना ही पड़ेगा। उदय गरासिया, बिल्कुल ध्यान देना। नीलू, क्लास लाइव है क्या? बिल्कुल नीलू जी, ये लाइव क्लास ही चल रही है। और कान्या कुमारी जी, नीलू जी क्लास, बिल्कुल नीलू जी ये लाइव क्लास ही चल रही है। ये लाइव क्लास की बात हो रही है, ये लाइव क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है, ये आपका नाम लाइव क्लास में लिया जा रहा है। बिल्कुल लाइव क्लास ही चल रही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखना। ऐसा क्वेश्चन देखना दोस्तों, मेन बात ऐसी है कि ऊंचाई याद होगी तो ही क्लियर कर पाएंगे। अब ऊंचाई नहीं याद है तो क्या करे भाई? जोरदार, शानदार, जबरदस्त 10 बार ट्रिक बताई हुई है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो तारा भेरू बाबा। इसमें अधिकतर ऊंचाइयां क्लियर कर दी जाती है, और वही क्रम होता है जिसको आप आराम से सही कर सकते हो। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। सुमेलित करना है दोस्ती। एक तरफ लिख रखा है डोरा पर्वत, कामली घाट, हर्ष की पहाड़ियां और हाथी नाल। एक तरफ लिख रखा है सीकर, उदयपुर, राजसमंद और जालोर। सुमेलित करके बताना है कि ये कहां स्थित है, राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, वही आपका आंसर बन जाएगा। कामली घाट नाम का एक दरा है मेरे दोस्त, जैसे कामली घाट, पीपली घाट, सोमेश्वर, हल्दी घाटी दरा, या फिर हल्दी घाटी के बाद में अपना खमनोर का दरा भी है। ऐसा करके एक जिले में ये दरे हैं। और उदयपुर में आपने केवड़ा की नाल है। इसके अलावा बात करें तो फुलवारी की नाल है। या बिल्कुल बिल्कुल बताइए, अच्छा आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल शाबाश, अच्छा आंसर आ रहा है। बिल्कुल देखते हैं। देखना दोस्तों, डोरा पर्वत थार मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी है, 839 मीटर डोरा पर्वत की ऊंचाई है। राजस्थान में जसवंतपुरा की पहाड़ियों की ऊंची चोटी है। जसवंतपुरा मेरे दोस्त जालोर में स्थित है, तो इसके लिए 4 नंबर सही हो गया। कामली घाट राजसमंद में, सोमेश्वर, कामली घाट, पीपली घाट ये दरे हैं, इसके लिए 3 नंबर सही हो गया। हर्ष की पहाड़ी, हर्ष दोस्त जीण माता का भाई हुआ करता था, सीकर जिले में है, 1 नंबर इसका सही हो गया। हाथी नाल उदयपुर में है दोस्त। हाथी दरा, हाथी गुडा, देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यदि हाथी गुडा आ जाए, यदि क्या आ जाए, हाथी गुडा दरा आ जाए, तो आप मेरे दोस्त उदयपुर नहीं बताकर आपको राजसमंद जिला बताना पड़ता है। यदि मेरे दोस्त हाथी गुडा नहीं आकर केवल हाथी नाल या हाथी दरा आ जाए, तो उदयपुर में आ जाना, मतलब 2 नंबर सही हो गया। तो 4 3 1 2 है वो आपके लिए 4 3 1 2 है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन है वो मेरे दोस्त इसका एकदम राइट आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट का सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट है। किरण कटीक है, दुर्गेश मीणा जी है, बिल्कुल राधे राधे, जय श्री श्याम, सुगना मेघवाल जी शाबाश, लाली पंचाल जी शाबाश, कान्या कुमारी जी बिल्कुल शाबाश।
बिल्कुल। किरण जी बिल्कुल, पूजा चौधरी शाबाश, जमुना व्यास जी बिल्कुल अच्छा आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। तो सुमेलित करना है, एक तरफ पहाड़ियां है, बाबाई है, तारागढ़ है, अचलगढ़ है और जरगा है। इधर जिले हैं, अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है और सिरोही है। सुमेलित करके बताना है दोस्ते कि कौन से पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। हाँ नवीन नागदा जी, हाथी दरा है, उसे ही हाथी नाल कहते हैं जो उदयपुर में है। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, हाथी गुडा है वो राजसमंद में। हाथी दरा उदयपुर में और हाथी गुडा राजसमंद में। चलो बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है। बाबाई कहाँ है, तारागढ़ कहाँ है, अचलगढ़ कहाँ है और सिरोही कहाँ है, बिल्कुल बताइए। बाबाई जयपुर में, तारागढ़ अजमेर में, अचलगढ़ सिरोही में और जरगा उदयपुर में। तो दोस्त इसके लिए आंसर बनेगा वो अपना 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर। 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2 को लेकर यदि बात करें तो अपने पास में बी नंबर ऑप्शन है वो इसका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन दोस्त इसका एकदम सही आंसर बनने वाला है। जिस भी दोस्त का बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर है। कविता जी, नीलू, नवीन, पूजा चौधरी, यामिनी पुरोहित, दुर्गेश मीना, उदय ग्रासिया, मोटिवेशनल नॉलेज। ध्यान देना मेरे दोस्त, एक बार मोटिवेशनल जी थोड़ा सा मोटिवेशनल ले लेना। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। किरण खटीक जी, दिव्या मीना, जमुना व्यास, महेंद्र, ईस्ट और वेस्ट जीवन सर पुलिस बेस्ट। शाबाश महेंद्र जी। पुली कुमारी जी बिल्कुल शाबाश। देखना अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सुमेलित नहीं है, मतलब मेरे दोस्त इसमें से 3 सुमेलित और 1 सुमेलित नहीं है। आपको क्या क्या पकड़ना है मेरे दोस्त कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वही आपका आंसर बनने वाला है। देखना दोस्त, कुब्बड़ पट्टी का नाम दे रखा है, इसकी जगह पर यदि फ्लोराइड की परत लिख देता तो ही मतलब यही समझा जाता था मेरे दोस्त। यदि फ्लोराइड की परत नहीं लिखकर होच बेल्ट लिखता तो भी यही आंसर समझा जाता था। यदि यही नहीं लिखकर दोस्तों बांका पट्टी लिखता, क्योंकि दोस्तों होता क्या है देखना, अपना ये जो नागौर और अजमेर जिले के मध्य का भाग है, इसके धरातल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। फ्लोराइड जल में घुलनशील होता है और फ्लोराइड युक्त जल पीने की वजह से फ्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। याद रखना दोस्त, इस फ्लोरोसिस रोग में कुबड़ निकल जाती है। ये जो मंगर का भाग है ये ऊपर उठ जाता है, इसका मतलब कुबड़ निकलती है। और जब कुबड़ निकलती है तो आदमी टेढ़ा हो जाता है, जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में बांका कहते हैं। इसलिए इस पट्टी को बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये अजमेर और नागौर राइट आंसर है। 56 का मैदान दोस्त याद रख लेना, बाप 56 इंच का सीना बाप का है, ऐसा करके याद रख लेना। बांका मतलब बांसवाड़ा और पैका मतलब प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों सही दे रखे हैं। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में लिख रखा है। देखना दोस्त ध्यान देना, बोराट का पठार है कहां, तो गोगुंदा उदयपुर से लेकर गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। अब क्या लिख रखा है दोस्त, यहां पर ध्यान देना, ध्यान देना। ये लिख रखा है चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, और ये है कहां, उदयपुर से राजसमंद। मतलब गलत लिख रखा है, तो इसका 3 नंबर सही कर लेते हैं। ऊपर मालका पठार भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, बिल्कुल दोस्तों सही है। भीलवाड़ा में जगह है जिसका नाम है बिजोलिया, और इस बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर पेंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य का जो भाग है दोस्त,
ये ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। ऊपर माल का पठार कहलाता है। तो इसके लिए दोस्तों ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं लिखकर जिले लिख रखे तो भी बात तो वही है। इसके लिए आपका 3 नंबर ऑप्शन ध्यान देना। इसने चित्तौड़ और भीलवाड़ा गलत लिख रखा है, इसको उदयपुर और राजसमंद लिखना था, या फिर इसकी जगह गोगुंदा से कुंभलगढ़ लिखना भी जरूरी था। बिल्कुल ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले दोस्त ये पता होना चाहिए कि आरोही का मतलब क्या होता है। तो एक बार यहां ध्यान देना दोस्ते, एक क्रम आपके पास में बार बार एग्जाम में आरोही पूछा जाता है और एक क्रम मेरे दोस्त अवरोही पूछा जाता है। कई बार दोस्त ऐसी मुसीबत आ जाती है एग्जाम में कि क्वेश्चन का हमें आंसर पता होता है, लेकिन ये आरोही और अवरोही की वजह से हम क्वेश्चन गलत कर बैठते। हमें मतलब बात ऐसी है मेरे दोस्त, आंसर पता है, हमें ये पता है कि किसकी कितनी ऊंचाई है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें घटता क्रम बताना है या बढ़ता क्रम बताना है। उस स्थिति में दोस्त वो अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके लिए करना क्या है, आरोही, इसमें मेरे दोस्त 3 वर्ण हैं, 3 लिख लेना है इसके सामने। और अवरोही इसमें 4 है तो दोस्त 4 लिख लेना है। अब देखना जिंदगी भर के लिए इस समस्या का समाधान कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन कभी भी अपनी एग्जाम में गलत न हो। और वर्तमान यदि टेक्निक के अनुसार देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। हर एग्जाम में आपको आरोही अवरोही क्रम या सुमेलित वाला क्वेश्चन निश्चित मिल जाता है। आरोही को कैसे याद रखना, आरोही 3 वर्ण लिख दिया और अवरोही 4 वर्ण लिख दिया। अब मेरे दोस्त 3 से 4 की तरफ चलोगे, इसका मतलब कम से ज्यादा की तरफ है, ज्यादा जा रही हो इसका मतलब बढ़ रहे हो आप। यहां दोस्त क्या है, ये बढ़ता क्रम है। और इधर क्या कर रहे हो आप, 4 से 3 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब घट रहे हो, इसका मतलब होता है दोस्त घटता क्रम। तो मेरा मतलब यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन करने की बात तो बाद की है, पहले आरोही और अवरोही अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। आरोही में 3 वर्ण, अवरोही में 4 वर्ण, 3 से 4 की तरफ आ रहे इसका मतलब बढ़ रहे हैं, और 4 से 3 की तरफ जा रहे इसका मतलब घट रहे हैं। तो आरोही पूछा जाए तो बढ़ता क्रम बताना है और अवरोही पूछा जाए तो आपको घटता क्रम बताना है। अब एक बार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना दोस्तों तारागढ़ की ऊंचाई है वो 873 मीटर है। कमलनाथ की ऊंचाई 1001 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई दोस्त 1380 मीटर है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। पूछा क्या है, इसने आरोही क्रम पूछा है, मतलब बढ़ता क्रम बताना है। बढ़ोगे कब मेरे दोस्त, पहले सबसे कम आएगा, फिर ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा आएगा, ऐसा क्रम चलेगा तभी जाके बढ़ोगे। तो सबसे क्रम 4 दे रखा है, तो 8 7 3 सबसे क्रम है, कम है। उसके बाद में दोस्त 1001 मीटर इससे ज्यादा है। इसके बाद में 1055 इससे भी ज्यादा है, और 1380 उससे भी ज्यादा है। 873 1 नंबर ऑप्शन है, और 1001 3 नंबर ऑप्शन है। 1055 4 नंबर ऑप्शन है, और 1380 2 नंबर ऑप्शन है। आंसर बन गया दोस्तों 1342। 1342 आपका 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर रहने वाला है जी, बिल्कुल शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है। जालोर में, तो जालोर में कहां पाई जाती है जी, बिल्कुल
जालोर में दोस्त ध्यान देना, अपने पास में जालोर पर्वत स्थित है। जालोर पर्वत की बात करें दोस्त तो आपके पास में क्या याद रखना है, ये जो जालोर पर्वत है दोस्त, इस जालोर पर्वत में ग्रेनाइट सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी या जालोर पर्वत को ग्रेनाइट पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखना, जालोर पर्वत में दोस्त अपने पास में यहाँ पर इसराना भाखर नाम की चोटी है, यहीं पर दोस्त आपके पास में रोजा भाखर नाम की चोटी है, और यहीं पर दोस्त जारोला भाखर नाम की चोटी है। अब ये जो भाग है अपने पास में, ये जालोर जिले में जालोर पर्वत में है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी और जालोर पर्वत को ग्रेनाइट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात तो दोस्त, इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें ग्रेनाइट दे रखा है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस ग्रेनाइट में दोस्त शिस्ट मिलाने पर रायोलाइट हो जाता है, जिसका रायोलाइट भी एकदम सही आंसर होगा। मतलब देखना, कौन सा आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान क्या है दोस्त, तो याद रखना ये धारवाड़ क्रम की प्राथमिक चट्टान है, धारवाड़ क्रम की प्राथमिक चट्टान है दोस्त, याद रखना। और ये जो आग्नेय चट्टान धारवाड़ क्रम की प्राथमिक चट्टान है, ये दोस्त अपने राजस्थान में बात करें तो अरावली में सबसे ज्यादा पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और इसी धारवाड़ क्रम की प्राथमिक चट्टान में दोस्त याद आपको यह भी रखना है कि यहाँ सबसे ज्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ध्यान देना, धात्विक खनिज में लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, टंगस्टन मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, सीसा जस्ता मिलेगा, तांबा मिलेगा, ये सब के सब हमारे यहाँ पर धात्विक खनिज हैं। इसकी वजह से दोस्त इस अरावली को राजस्थान का अजायब घर कहते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा खनिज के प्रकार हैं, टाइप ऑफ मिनरल्स अपने राजस्थान में हैं। इसकी वजह से दोस्त राजस्थान को भारत का अजायब घर भी कहा जाता है। इस जालोर में देखना, जालोर को ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं, मतलब ग्रेनाइट ज्यादा है, और आग्नेय चट्टान है, ये प्राथमिक चट्टान है धारवाड़ क्रम की, इसको रायोलाइट भी कहा जाता है। तो ग्रेनाइट और रायोलाइट इसके लिए दोनों सही हो गए, मतलब 2 और 3 नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। जिस भी स्टूडेंट का 2 नंबर ऑप्शन रहा है वो एकदम राइट आंसर रहा है, बिल्कुल। दुर्गेश जी, सुगना जी ध्यान देना, 1 नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। सुगना जी 19 नंबर में कहाँ चल रहे हो, 20 नंबर क्वेश्चन में बढ़ गए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो। सीनू सोना बिल्कुल शाबाश, फूली कुमारी जी, किरण कठीक जी, मोटिवेशनल जी भैया थोड़ा सा ध्यान देना, मोटिवेशनल की इधर भी देख लेना, ये मोटिवेशनल 2 नंबर आंसर सही कर रहा है इधर। और बसंती गमेती जी बिल्कुल ध्यान देना, और नीलू जी 3 और 4 नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्गेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल दुर्गेश जी आपके लिए ये लो नेक्स्ट शानदार जोरदार जबरदस्त रसगुल्ला आ गया एक और। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बढ़ता क्रम होता है मेरे लाडले, यहाँ पर आरोही क्रम। कौन सा क्रम होता है मेरे दोस्त, आरोही क्रम होता है। तो इस बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम मेरे लाडले यहाँ पर आपको बताना है। चोटियों का नाम दे रखा है, जिसमें जरगा नाम की चोटी है, शेर नाम की चोटी है, दिलवाड़ा नाम की चोटी है, और गुरु शिखर नाम की चोटी है। दोस्त याद रखना, जरगा राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, शेर अपने राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, और बात करें मेरे लाडले यहाँ पर दिलवाड़ा की, तो यह भी अपने राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दोस्त बात करें गुरु शिखर की, तो राजस्थान में गुरु शिखर है, वह भी अपने राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब देखना दोस्त, याद आपको क्या रखना है, यहाँ पर आरोही क्रम मेरे लाडले आपको बताना था, इसका मतलब बढ़ता क्रम दोस्त आपको बताना है। देखना, जरगा की ऊंचाई दोस्त 1432 मीटर है, दिलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर है, शेर की ऊंचाई दोस्त 1597 मीटर है,
और गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्त 1722 या 1727 मीटर है। आप देख लें मेरे दोस्ती, क्या सही होगा? बढ़ते क्रम में चलना है, इसका मतलब सबसे पहले ये चोटी आएगी, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आएगी, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आएगी, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आएगी। मतलब दोस्त सबसे पहले सबसे कम वाली चोटी लिखना है, जिसमें जरगा आएगी 1432 मीटर की चोटी है। 2 नंबर पर 1442 मीटर की चोटी आपके पास आएगी। 3 नंबर पर दोस्त 1597 मीटर आएगी और 4 नंबर 1722 मीटर की चोटी आएगी। 1 नंबर इसका आंसर होगा 1432, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएगा। 1324 आपका आंसर सही होगा। मतलब दोस्त सी नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर बनने वाला है। बिल्कुल सीनू सोना, फुली कुमारी, दुर्गेश जी, शाबाश दुर्गेश जी, वेरी गुड। जमुना व्यास जी, कान्या जी, बिल्कुल दुर्गेश जी शाबाश। ज्योति शाबाश, किरण जी, बसंती, मिनल पाटीदार जी, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आया। चलो दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखना, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम को क्रमबद्ध कीजिए। मतलब दोस्त अवरोही क्रम आपको बताना है। कौन सा क्रम बताना है मेरे दोस्ती? अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम बताना है। ये बताइए। बताइए दोस्त, देखना। गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों 1722 या 1727 मीटर, कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर, शेर की ऊंचाई 1597 मीटर, अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर, दिलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर। कौन सा क्रम बताना? घटता क्रम बताना है। तो 1722 गुरु शिखर 1 नंबर पर आ गया। इससे कम ऊंचाई आपके पास शेर होगी, मतलब 4 नंबर हो गया। इससे कम ऊंचाई 1442 वाली होगी, इसका मतलब 5 नंबर हो गया। इससे कम ऊंचाई 1380 होगी और उससे कम ऊंचाई आपके पास ये होगी। मतलब दोस्त बात करें तो इसकी जगह 2 क्या आ जाएगा? इसकी जगह 3 आ जाएगा। ये लो जी, 14523, 14523 1 नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त इसका सही आंसर है। 1 नंबर सभी का बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आया। सभी दोस्तों का बहुत ही अच्छा, जोरदार, शानदार, जबरदस्त आंसर है मेरे सभी लाडलों का। चलो मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखना दोस्तों, सुमेलित कीजिए। क्या दे रखा है? उत्तर पूर्वी अरावली का क्षेत्र है, अरावली का मध्यवर्ती भाग है, बोराट का पठार है और दक्षिणी अरावली है। इधर जिले उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है और सिरोही है। बताना यह है मेरे लाडले कि ये कौन कौन से जिलों में, ये जो जिले हैं वो अरावली के कौन से भाग में आते हैं। बिल्कुल बहुत ही सरल गरीब लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। आज की श्रृंखला के बचे हुए 5-7 क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट भी कर लेते हैं। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान देना, उत्तरी पूर्वी अरावली का क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी अरावली का मतलब दोस्त यहां पर इसमें उत्तरी पूर्वी अरावली के क्षेत्र में अलवर जिला शामिल होने वाला है। अलवर जिला मतलब दोस्त 3 नंबर हो जाएगा। अरावली का मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग है वो जयपुर में आएगा, मतलब दोस्त 2 नंबर हो जाएगा। बोराट का पठार उदयपुर में है और दक्षिणी अरावली सिरोही में है। ये लो जी, 3 2 1 4, 3 2 1 4 दोस्त, 3 नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना, 3 नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर बनने वाला है। दिशा जैन, यामिनी पुरोहित, सिन्हा, सिनू या शांतनु, पूजा चौधरी, विशाल खटीक, पूजा जी, जमुना व्यास जी, सुंदर लाल जी, कान्या कुमारी जी, बसंती गमेती, दिनेश वैष्णव जी, बिल्कुल शाबाश मेरे लाडले, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलो मेरे दोस्तों बताना है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तथा दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। किसकी बात करनी है मेरे दोस्त? बनास नदी बेसिन। बनास नदी का मैदान जो राजस्थान का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है, उसको लेकर आपको बात करनी है। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या कह रखा है, देखो। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। क्या लिख दिया मेरे लाडले? ध्यान देना एक बार। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी का जमाव है और इसका ढाल पश्चिमी की ओर है। चलो एक बार देख लेते हैं। ये अपना राजस्थान है मेरे दोस्त, ये अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान में दोस्त इधर अपना बनास नदी का मैदान है। ये अपने पास बनास नदी है। अब देखो, बनास नदी अनुपजाऊ है या उपजाऊ है मेरे लाडले? राजस्थान में उपजाऊ भाग है। क्यों है? क्योंकि बनास नदी अपने पास में राजस्थान में जलोढ़ भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो ये बात तो गलत लिख रहा है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ इसका ढाल पश्चिम में, भाई पश्चिम में थोड़ी है, ये तो पूर्व की ओर जा रही है ना। और पश्चिम में लिखा, इसका मतलब ये भी गलत लिख दिया है। क्या सही हुआ? 2 नंबर और 3 नंबर। 2 और 3 सही होने का मतलब बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन एकदम सही आंसर है। सभी का अच्छा, जोरदार, शानदार, जबरदस्त और बहुत ही प्यारा आंसर आया है। 2 नंबर ऑप्शन मेरे सभी दोस्तों का बहुत ही अच्छा आंसर आया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। उत्खात का मतलब क्या होता है? उत्खात का मतलब होता है मेरे दोस्त उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति को लेकर बात हो रही है? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति कौन सी होती है? तो उत्खात, उबड़ खाबड़, या फिर बात करें दोस्त अपने पास में तो अवनालिका अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? अपने राजस्थान में जो चंबल नदी के द्वारा किया जाने वाला अपर्दन है। किस नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है वही अवनालिका अपर्दन कहलाता है। कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है धौलपुर में, और किया जाता है करौली में, और किया जाता है सवाई माधोपुर में। अब देखना दोस्ते, धौलपुर जिले को राजस्थान में डांग की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डांग की रानी। और रानी के साथ में धौलपुर बन गया डांग का राजा। धौलपुर क्या बन गया? डांग का राजा। और करौली क्या है? डांग की रानी है। अब देखना, यहां उत्खात स्थलाकृति का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो उत्खात स्थलाकृति चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी का मतलब क्या हुआ कि चंबल नदी के द्वारा राजस्थान में देखा जाए तो चंबल नदी राजस्थान में 6 जिलों में बहती है। 6 जिले बंद कर रहे हो, जरूरी है तो फिर ताकि बैठो डाल रही बढ़िया जोरदार तरीका। देखो ठीक है, तो देखना चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जिसमें कोटा जिला है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है और करौली है। इन 6 जिलों में से अपने पास में कोटा बूंदी का भाग है दोस्त, वो तो अपना किसका? हाड़ौती प्रदेश का भाग है। फिर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है, वो अपने पूर्वी मैदानी भाग है। यहाँ चंबल नदी बेसिन का निर्माण करती है। इस जगह पर दोस्तों विंध्य कंगार भूमि का भाग मिलता है और उसी विंध्य कंगार भूमि में बलुआ पत्थर मिलता है। पत्थर में बालू मिट्टी का योगदान होना बलुआ पत्थर कहलाता है। मिट्टी नदी क्या करती है? बालू मिट्टी को काट के ले जाती है, पत्थर का भाग वहां छोड़ देती है। अब मिट्टी काट के ले गई, पत्थर का भाग वहां बना हुआ है, इसका मतलब उबड़ खाबड़ भाग मिल रहा है। उबड़ खाबड़ है, उसको ही हम दोस्तों उत्खात भूमि कहते हैं। अब नदी के द्वारा मिट्टी काट कर ले जाना अवनालिका अपर्दन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन न कि राजस्थान बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा चंबल करती है। इसी चंबल में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को लेकर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में
जिसमें बात करें तो कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली और धौलपुर है। 5 जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य केवल राजस्थान का नहीं होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों का संयुक्त अभ्यारण्य है मेरे दोस्त। घड़ियालों की शरण स्थली भी इसे ही हम लोग कहते हैं। इस चंबल नदी की लेकर बात करें तो इसी का एक छोटा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का भाग है, जिसको कोटा में जवार सागर अभ्यारण्य कहते हैं। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है अपना जवार सागर अभ्यारण्य। जवार सागर को घड़ियाल और यदि बात करें तो मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। जवार सागर अभ्यारण्य दोस्तों कोटा जिले में स्थित है, यह भी आपको ध्यान देना। कोटा के बाद में थोड़ा बूंदी जिले में भी उसका स्थान है। इसके अलावा बात करें तो चंबल नदी ये जो अपर्दन करती है वो न कि राजस्थान, डांग का राजा धौलपुर, बिल्कुल शाबाश, और डांग की रानी करौली को कहते हैं, याद रखना। अच्छा, यहां पर ये चंबल नदी जो दोस्तों ये जो भाग बनाती है उत्कात वाला, इसको हम बीहड़ भूमि के नाम से जानते हैं। और इसी बीहड़ भूमि को लेकर यदि मैं आपको बात बताऊं तो ये जो बीहड़ भूमि है दोस्तों ये एक प्रकार का जंगली भाग बनता है। इस बीहड़ भूमि के इस जंगली भाग में यदि आपको बात बताऊं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डाकू रहते हैं, इसलिए बीहड़ भूमि को डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। तो डाकुओं की शरण स्थली भी किसे कहा जाता है दोस्तों? बीहड़ भूमि को कहा जाता है। ये दोस्त अपने पास में राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहे। अब इसके बाद में नई श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग करंट जीके को लेकर। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अब आपके पास में करंट जीके की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। आधे घंटे के लिए करंट जीके से रिलेटेड दोस्त अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली एग्जाम के लिए आपके लिए नींव का पत्थर साबित होने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनकी श्रृंखला को लेकर बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी दोस्तों को बने रहना है और अपने सभी साथी गणों के साथ में एक बार अपनी क्लास शेयर कर देनी है। करंट जीके से संबंधित दोस्तों ध्यान देना। हाँ, डांग की रानी करौली को कहते हैं और डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। तो कर देते हैं दोस्तों करंट जीके की श्रृंखला की शुरुआत। देखिए दोस्तों, करंट जीके की श्रृंखला में 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास में 2025 में राजस्थान की किन हस्तियों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, ऐसा करके दोस्तों आपसे बात पूछी गई है। तो 2025 में पद्म श्री सम्मान राजस्थान में किनको दिया गया है, ये बात दोस्तों आपको पूछी गई है। बिल्कुल बताइए। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। सिनकाप निजाम, बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज। तो दोस्तों ये जो अपने पास में पद्म श्री सम्मान मिला है वो तीनों को ही दिया गया है, मतलब उपयुक्त सभी इसके लिए एकदम अच्छा और शानदार जोरदार जबरदस्त आंसर होगा। थोड़ी सी बात दोस्तों इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। देखना, सिनकाप निजाम यानी शिव किशन बिसा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, जोधपुर जिले के निवासी है और ये दोस्तों अपने पास में सिनकाप निजाम है। बतुल बेगम की बात करें दोस्तों, कला के क्षेत्र में मांड गायिका है, जयपुर की निवासी है और ये आपके पास में बतुल बेगम की बात हो रही है। इसके अलावा बैजनाथ महाराज की बात करें तो आध्यात्मिक के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं का वह योगदान देने वाले लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले के रहने वाले हैं। ये बैजनाथ महाराज हैं जिनको भी अपने पास में पद्म श्री से नवाजा गया है। तो अपने पास में राजस्थान की इन तीनों हस्तियों को 2025 में दोस्तों पद्म श्री सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रख लेना, जोधपुर निवासी सिनकाप निजाम है और जयपुर निवासी बतुल बेगम है, सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले बैजनाथ महाराज है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में फीफा स्तर का पहला स्टेडियम किस राज्य में तैयार हो रहा है? मतलब भारत में फीफा स्तर का जो फुटबॉल से संबंधित स्टेडियम है वो भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? मतलब दोस्तों फुटबॉल राज्य की श्रेणी में उस राज्य को सबसे अग्रणी राज्य माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। दिनेश वैष्णव जी बिल्कुल बताइए दोस्त, क्या पूछ रहे हो? दिनेश वैष्णव बड़ी बेरी, बिल्कुल मेरे भाई बताइए क्या पूछ रहे हो? प्रियंका गमेती नेक्स्ट, चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अब आप चलो आगे, मैं तो दे दिया क्वेश्चन ये आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहो।
बिल्कुल बिल्कुल। देख, जय श्री श्याम, बिल्कुल कविश मोहलत जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। बिल्कुल। तो देखना दोस्तों, फीफा स्तर की बात करें तो मेघालय राज्य में बनाया गया है। अब है क्या, इसको लेकर बात करें तो दोस्त ध्यान देना आप लोगों को। फीफा स्टेडियम मेघालय में है। ईस्ट खासी हिल्स मेघालय की पहाड़ी है जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया है ईस्ट खासी हिल्स में माव खानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स 732 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मतलब फुटबॉल के लिए दोस्तों ये बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ में 40,000 से अधिक दर्शक बैठने की क्षमता भी है और ये इंटरनेशनल मैचों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें एक आधुनिक फुटबॉल एकेडमी भी बनाई जाएगी जो मेघालय राज्य को पूरे भारत में फुटबॉल राजधानी के रूप में बहुत ही अच्छी निर्णायक कदम साबित करने वाली होने वाली है। देखना दोस्तों, ये स्टेडियम मेघालय राज्य में तैयार किया जा रहा है और ये फुटबॉल के लिए तैयार किया गया है और ये स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है और ये स्टेडियम बनने के बाद में भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में मेघालय राज्य को जाना जाएगा। इस स्टेडियम में एक साथ में 40,000 दर्शक बैठ सकते हैं। बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का है। मतलब दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे ऊपरी स्थान है वो किस देश का है। एक नंबर ऑप्शन है फिनलैंड का है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है या फिर भारत का है। मतलब सबसे ऊपरी स्थान पूछा गया है कि किस देश का है, ऐसा करके आपको इसके बारे में बात पूछिए। दिनेश वैष्णव जी कह रहा है कि राजस्थान को 4 कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान का एक मरुस्थल है, एक अरावली है, एक पूर्वी मैदानी भाग है और एक हाड़ौती प्रदेश है। 4 भाग है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। दोस्तों इसका जो आंसर है वो फिनलैंड है। एक नंबर ऑप्शन इसका एकदम है। मतलब इस सतत विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपरी स्थान पर फिनलैंड का स्थान रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों फिनलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखना, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को 66.95 अंकों के साथ में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। अपने देश को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत 100 अंकों में अपना स्थान प्राप्त किया है। मतलब पहले तो भारत को देखना 2024 में 109वां स्थान मिला था, 2023 में 112वां स्थान मिला था और 2022 में 121वां स्थान। मतलब दोस्त तीनों ही बार भारत 100 नंबर से बहुत ही हाई लेवल में था। अब की बार भारत 99वें स्थान पे आया है, यह आपको ध्यान दे लेना है। और भारत 66.95 अंकों के साथ में पहला स्थान जो रहा है दोस्त वो फिनलैंड का रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्ती। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है। पूरे विश्व स्तर में जो शांति है, मतलब एकदम शांत माहौल को लेकर बात की जा रही है मेरे दोस्त। पूरी धरती पर अलग अलग देशों में शांति सूचकांक के अनुसार अपना देश जो भारत है इसकी कौन सी रैंक रही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान देना। एक नंबर ऑप्शन है 110वां स्थान है, 115वां स्थान है, 120वां स्थान है। हाँ, बहुत ही प्यारा, शानदार, जोरदार और जबरदस्त आंसर आया है। पूजा चौधरी जी बिल्कुल शाबाश, पूजा जी बहुत अच्छा आंसर दिया है। सुगना मेघवाल जी शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। देखना दोस्तों, शांति सूचकांक 2025 में अपने देश का 115वां स्थान रहा है। 115वां स्थान अपने देश भारत का रहा है। क्या है दोस्त, इसके बारे में ध्यान देना। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में देखा जाए तो भारत 2.229 के साथ में विश्व में 115वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष मतलब इससे पहले की बात करें
की तुलना में 0.58 सुधार हुआ है। मतलब दोस्तों इतना अपने भारत में पिछले वर्ष कितना था, 116वें स्थान पर हुआ करता था। मतलब एक स्थान कम भी हुआ है। ये भी अपने लिए खुशी की बात है कि भारत शांति के क्षेत्र में तो बढ़ रहा है ना, चाहे बढ़े कम लेकिन एक स्थान तो बढ़ा ही है। मतलब कितना सुधार किया है अपने देश ने, बहुत सुधार कर दिया। कितना मेरे दोस्त, 0.58 सुधार हुआ है अपने देश में। पिछली बार 2024 में 116वें नंबर पर था, अब की बार 115वें नंबर पर आया। बस धीरे धीरे सही, लेकिन सुधार तो कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये बात बहुत अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। 2025 से 2028 तक अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त है। मतलब दोस्तों ये 3 साल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है, इसकी अध्यक्षता किस देश के साथ में गई है। कौन अध्यक्ष बनेगा इस अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। 3 वर्ष तक अध्यक्ष का कार्य कौन करेगा मेरे दोस्त। बेल्जियम करेगा, चीन करेगा, भारत करेगा या अमेरिका करेगा, कौन करेगा इसकी अध्यक्षता, ये आपको बताना है। प्रियंका गमेती, बिल्कुल शाबाश प्रियंका जी, बहुत अच्छा आंसर आया है, बहुत ही शानदार, जोरदार, जबरदस्त आंसर आया है। पूजा जी, जमुना व्यास जी और किरण खटीक जी, बिल्कुल ध्यान दीजिए, भारत नहीं है इसमें, बेल्जियम है। मतलब 3 वर्ष के लिए अध्यक्षता है वो बेल्जियम के द्वारा की जाएगी, याद रख लेना। अब देखना दोस्त यहां पर यदि बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता 3 जून 2025 को हुए चुनाव में भारत के वी श्रीनिवासन को 61.7% वोटों से अध्यक्ष चुना गया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ध्यान देना दोस्तों, इसमें 1 नंबर पर जो ये अध्यक्षता मिली है वो अपने भारत को मिली है। बिल्कुल शाबाश, ध्यान देना, अध्यक्षता भारत को मिली है। अब देखना भारत ने क्या काम किया इसके बारे में देखना। 3 जून को जो चुनाव हुए थे उसमें भारत के श्रीनिवासन ने 61.1% वोटों के साथ में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर अलेक्जेंडर बाल्थाजार को हरा दिया है और अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की 1930 में हुई, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अच्छा, इसका मुख्यालय बेल्जियम में जरूर है, याद रखना ना, क्या है, ध्यान देना। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स नाम का स्थान है बेल्जियम में, वहां पर है। इसमें टोटल 31 सदस्य होते हैं। अपना देश 1998 यानी 1998 में इसका सदस्य बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। 2025 से लेकर 2028 तक इसकी 3 साल के लिए अध्यक्षता किस देश के पास में चली गई, भारत के पास में। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। और इसमें भारत सदस्य कब बना, 1998 को बना है। अब वर्तमान में अध्यक्ष पद किसको दिया गया है, वी श्रीनिवास को दिया गया है। किसको दिया गया है, वी श्रीनिवास को मेरे दोस्त अध्यक्ष पद दिया गया है। तो यह भी आपको ध्यान देना है कि अब वर्तमान में अध्यक्षता इसकी 3 वर्षों के लिए वी श्रीनिवास के द्वारा की जाएगी। हाँ बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। 2025 में भारत के किस राज्य में पहली योग नीति लॉन्च की गई है। 2025 में भारत के किस राज्य में पहली योग नीति लॉन्च की गई है, ध्यान देना जी, बताइए बताइए। उत्तराखंड राज्य में, हिमाचल में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में योग नीति किस राज्य में, मतलब योग नीति किस राज्य में सबसे पहला योग नीति लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले योग नीति उत्तराखंड राज्य में लागू की गई है। बिल्कुल पूजा जी, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया है। किरण खटीक जी, प्रियंका गमेती, बिल्कुल शाबाश। जमुना व्यास जी, प्रियंका गमेती जी, विकास कुमार जी, सुगना मेघवाल जी, कुशाल अमेटा जी,
विकास जी बिल्कुल शाबाश, दिनेश कुमार जी शाबाश, किरण खटीक जी शाबाश, अच्छा आंसर है। तो योग नीति उत्तराखंड में देखो 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मतलब 5 जून 2025 पर 21 जून 2025 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में योग नीति 2025 लॉन्च की है। उद्देश्य क्या रहा है? उत्तराखंड को योग और वेलेंस की वैश्विक राजधानी बनाना है। हर घर योग हर जन नियोग का संदेश दिया गया है। ये सभी प्रकार के योग उत्तराखंड राज्य में योग नीति के साथ ही लागू कर दिए गए हैं और उत्तराखंड को योग क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए योग नीति लागू, अग्रणी राज्य बनाने के लिए योग नीति लागू कर दी गई है। तो याद रखना भारत में उत्तराखंड राज्य में दोस्तों योग नीति लागू की है। तो प्रथम राज्य भारत का उत्तराखंड राज्य है जिसमें सबसे पहले 2025 में योग नीति लागू की। जी देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? मतलब दोस्त कौन सी नदी है वो जिस पर पूरी विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के ऊपर सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, ये बताइए। देखना सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है या चिनाब नदी है? किस नदी पर सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है? बिल्कुल शाबाश, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। देखना दोस्तों इसके बारे में क्या विशेषता है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में 6 जून 2025 को चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसकी नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। यह ब्रिज 1315 मीटर लंबा है। यह ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। मतलब उधमपुर अपने पास में, उधमपुर पंजाब से श्रीनगर और बारामूला जाने वाली जो ट्रेन है उस ट्रेन का जो अपने पास में सफर रहा है उसका जो मेन रास्ता रहा है उसी का हिस्सा है। ये दुनिया का दोस्तों सबसे ऊंचा ब्रिज है। ध्यान देना ये जो नदी है दोस्तों ये अपने पास में चिनाब नदी है और ये इसके ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर जो अपने पास में कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है दोस्त, वहां पर इस ब्रिज का निर्माण हुआ है और ये अपने पास प्यारी सी जो नदी है वो अपनी चिनाब नदी है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। कितना ऊंचा है मेरे दोस्त? 359 मीटर ऊंचा है। कितना लंबा है? 1315 मीटर लंबा है। और इस ब्रिज पर बात करें तो मुख्य रूप से उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला जाने वाली ट्रेन है वो यहीं से गुजरती है। इसी लिंक परियोजना का हिस्सा माना गया है। देखना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, हाल ही में कहां मिली पहली बार मशरूम की नई प्रजाति? मतलब दोस्तों किस जगह पर जो मशरूम है इसकी नई प्रजाति खोजी गई है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? किस जिले में मशरूम की नई प्रजाति मिली है? बिल्कुल बताइए, मशरूम की नई प्रजाति किस जगह पर मिली है? बताइए दोस्तों, मशरूम की नई प्रजाति। तो याद रखना दोस्तों उदयपुर में मशरूम की नई प्रजाति है और इसमें भी यदि हम बात करें तो ध्यान देना आपको बटन मशरूम, मतलब इस मशरूम की अलग अलग प्रजातियां, जैसे बटन मशरूम है ये सबसे आम और लोकप्रिय मशरूम होती है जिसे सामान्य मशरूम या सैंप नॉन मशरूम भी कहा जाता है। एक ओएस्टर मशरूम होती है, एक प्लोरेस्ट प्रजाति का यह मशरूम औद्योगिक पैमाने पर उगाया जाता है जो ओएस्टर वाला होता है। एक सीता के मशरूम होती है, यह स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से भरपूर होता है
जो विश्व में दूसरे स्थान पर इसका उत्पादन भी किया जा रहा है। एक मिल्की मशरूम होता है जो भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, वो मिल्की मशरूम की है। एक क्रेमिनी और पोर्टेबेलो मशरूम होता है। ये क्रेमिनी बटन मशरूम के अर्ध परिपक्व रूप को कहते हैं, जबकि पोर्टेबेलो इसका परिपक्व रूप कहलाता है। तो क्रीमिनी और पोर्टेबल क्या है? इसी बटन मशरूम के दो रूप होते हैं, एक अर्धा पक्का होता है, एक पूर्ण रूप से पक्का होता है, उसी को हम जानते हैं। तो मशरूम को लेकर यदि बात पूछ ले तो बटन है, ऑयस्टर है, सिटाके है, मिल्की है, क्रेमिनी है या पोर्टेबेलो है। हो सकता है इनकी आपको अलग अलग जो किस्में हैं वो पूछी जा सकती हैं, या भारत में पूछा जाए तो मिल्की मशरूम है वो आपको मोस्ट करके याद रखना है। ये प्यारा सा मशरूम जो अपने राजस्थान के उदयपुर में दोस्तों नई मशरूम की ये प्रजाति आपको देखने को मिली है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। 11 जुलाई 2015 को यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में कौन सा स्थान शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा स्थान शामिल है? कल का जो नेक्स्ट ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की नदियां। राजस्थान की केवल नदियां, ध्यान देना, इसमें झील और परियोजनाओं का बांध के क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल और केवल नदियों वाले टॉपिक के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। राजस्थान की नदियों में चाहे आंतरिक अपुआ तंत्र की नदी है, चाहे अरब सागर की है, चाहे बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, उसके लिए कल का टॉपिक रहेगा। ध्यान देना, झील परियोजना और बांध के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे हम लोग, नेक्स्ट अगली क्लास में लेके आएंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो दो भागों में विभाजित करके बात करेंगे। हाँ, एक बार नदियों के क्वेश्चन देखेंगे, आगे फिर हमें झील बांध परियोजनाओं के क्वेश्चन देखेंगे। देखना यूनेस्को की सूची में किसे शामिल किया गया है यह आपको बताना है। देखना यूनेस्को की सूची में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य मतलब ये अपने पास में जो दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र राज्य वाला बहुत ही सुंदर जो मराठाओं के लिए सैन्य परिदृश्य का जो भाग था, इसे वर्तमान में मतलब जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब थोड़ी सी बात एक बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के बारे में देखो। राजस्थान में राष्ट्रीय जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे शामिल किया जा चुका है, जंतर मंतर को शामिल किया जा चुका है, और राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग देखे जाए तो चित्तौड़गढ़ का है, कुंभलगढ़ का है, जैसलमेर का है, रणथंभौर का है, गागरोन का है और आमेर का है। इसके अलावा जयपुर शहर का परकोटा है वो भी शामिल किया जा चुका है। धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है स्थल है अपने गुजरात में, वो भी शामिल है। शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल का भी शामिल है। होयसेल के पवित्र समूह है कर्नाटक में, वो भी शामिल है। मोइदम अहोम राजवंश का टीला दफ्तानी का वेस्ता है असम में, वो भी शामिल है। और ये जो नवीनतम है वो महाराष्ट्र का है, इसको आप थोड़ा सा मोस्ट कर लेना, और चाहो तो ये 2-3 लास्ट वाले हैं इनको याद कर लेना, नहीं तो राजस्थान वाले विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थान ले लेना। एक देखना, आम, चीकू, गाजर, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। क्या क्या याद रखना है? एक तो मेरे दोस्त आम याद रखना है, एक मेरे दोस्त चीकू याद रखना है, एक मेरे दोस्त गाजर याद रखना है। आग का मतलब दोस्त आमेर है, और इसके बाद में आम का मतलब आमेर हो गया, चीक का मतलब चित्तौड़गढ़ हो गया, कुक का मतलब कुंभलगढ़ हो गया, गा का मतलब गागरोन हो गया, जैक का मतलब जैसलमेर हो गया, रैक का मतलब रणथंभौर हो गया। तो आम, चीकू, गाजर मतलब समझ में आया। ये 6 प्रकार के राजस्थान के किले विश्व विरासत सूची में शामिल किए जा चुके हैं। आम, चीकू, गाजर दोबारा ध्यान दे लेना, ये 6 प्रकार के किले शामिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर का, और इसके अलावा जयपुर शहर का परकोटा है वो भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। भारत का जो नवीनतम स्थान है वो महाराष्ट्र में, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का जो भाग है महाराष्ट्र का वो भी शामिल किया जा चुका है। बिल्कुल, अगला बात ध्यान देना,
देखना 12 जुलाई को शुरू हुई कौन सी योजना 8.500 से अधिक सैनिकों और एंटी ड्रोन को तीर्थ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात कर रही है। मतलब दोस्तों 12 जुलाई को अपने यात्रियों के लिए या फिर इस प्रकार की जो विदेशी देशों से दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश हैं उनसे जो ड्रोन से संबंधित प्रतिक्रियाएं होती है उनकी देखभाल के लिए ऐसी कौन सी योजना अपने भारतीय सैनिकों के द्वारा प्रारंभ की गई है। उसमें ऑपरेशन शस्त्र है, ऑपरेशन रुद्र है, ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन शिवा है। तो कौन सी इस प्रकार से भारतीय मिलिट्री के द्वारा शुरू की गई है जो अपने पास में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए देखभाल के लिए ये प्रारंभ की जा चुकी है। तो क्या शुरू किया गया है 12 जुलाई को बताइए दोस्तों। पूजा चौधरी शाबाश, किरण खटीक जी, प्रियंका गमेथी जी, जमुना व्यास जी, किरण खटीक जी बिल्कुल, सुगना मेघवाल ध्यान देना, नवीन नागदा बिल्कुल शाबाश। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शिवा आपको याद रखना है। ऑपरेशन शिवा को लेकर बात करें तो भारतीय मिलिट्री के द्वारा दोस्तों तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये ड्रोन सिस्टम है, इसके ऊपर आधारित ये शुरुआत की गई है जिससे इन यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। ऑपरेशन शिवा को लेकर यदि दोस्तों बात करें तो याद रखना भारतीय सेना द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा अभियान है जिसमें सेना, सीएपीएफ और नागरिक प्रशासन मिलकर काम करेगा। मतलब सेना भी होगा और उसके अलावा जो नागरिक प्रशासन है वो भी शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों यात्रा मार्गों की सुरक्षा करना है। केवल अमरनाथ यात्रा याद रख लेना है, इसके लिए शुरू किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा, आपदा प्रबंधन सहायता और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए यह प्रारंभ की गई है। देखना इसमें ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे या लाइव ट्रैकिंग और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकॉल भी शामिल किए जा रहे हैं। ऑपरेशन शिवा 2025 के प्रमुख पहलू क्या हैं? तो आतंकवादी विरोधी उपाय के लिए बचाए और तकनीकी निगरानी करना है या चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना है। तो अपने पास में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले जो यात्री है, जो तीर्थ यात्री है, उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन शिवा प्रारंभ किया गया है। क्या किया जाएगा? आतंकवाद से बचाव, तकनीकी निगरानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो राजस्थान की कौन सी योजना के तहत 42 लाख मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा? राजस्थान में किस योजना के तहत में 42 लाख राजस्थान में किस योजना में 42 लाख मरीजों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा? आरोग्य योजना, मां योजना, राज्य स्वास्थ्य योजना या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना? बताइए दोस्तों किस योजना में ये उपाय मिलेगा? बताइए। बताइए सर। तो देखना दोस्तों मां योजना है, इसमें राजस्थान में यह लक्ष्य रखा गया है कि 42 लाख जो मरीज है इनका निःशुल्क रूप से इलाज किया जाएगा। अब एक बार मां योजना की तरफ ध्यान दे लेना है दोस्तों। पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए माध्यमिक और तृतीय बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। पात्र कौन है? 1.33 करोड़ से अधिक परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा। लाभ किनको मिलेगा? स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। ये राजस्थान की मां योजना है जिसमें दोस्तों 42 लाख मरीजों का निःशुल्क रूप से इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मेरे दोस्तों परसों की क्लास में। कल की छुट्टी रहेगी, परसों ये क्लास यथावत सुबह 10 बजे से शाम को रात को 10 बजे तक कंटिन्यू 12 घंटे की रहने वाली है। तो कल गणेश चतुर्थी